हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिजिक्स इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम कूलम्ब्स लॉ का पार्ट 2। पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन दिया है, वहाँ पे पार्ट 1 को बड़ी बारीकी से अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे पार्ट 1 का एप्लीकेशन करेंगे, मतलब कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। और एप्लीकेशन इन द सेंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करेंगे बोर्ड से, लेके जाएंगे नीट, आईआईटी, जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। वीडियो लेंथी हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये वादा है मेरा तुमसे, अगर ये वीडियो पूरी देखी बिना स्किप किए। हाँ, स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 1.75 कर लेना अगर मेरी स्पीड कम लगे। हालांकि स्पीड तो मेरी ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि स्पीड कम लगे तो बढ़ा करके देख सकते हो। जो क्वेश्चन आता है वो स्किप करो, जो क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है मैं क्वेश्चन लिखूंगा, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना, फिर जा करके सॉल्यूशन देखना, तो इट विल हेल्प यू ए लॉट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने यहाँ कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। टाइप 1 बेसिक प्रॉब्लम्स, टाइप 2 थोड़ा उससे स्टार्ट करेंगे, पॉलीगन बेस्ड प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम, उसके बाद आईआईटी जेईई कॉर्नर। यहाँ पे हम चीज़ों को क्या करेंगे, क्लासीफाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं क्या टाइप 1 से। टाइप 1 क्या है? सिंपल प्रॉब्लम्स। सिंपल प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम से करेंगे भाई, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला हुआ करता था F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो याद ही होगा, सेकंड लेक्चर में पढ़ा है हमने। मान लो दो फोर्स है, ये रहे, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्शन का होगा। ये इधर भगाएगा, ये इधर भगाएगा, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, तो F21 करके मॉड लगा देंगे। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा ये, मतलब फोर्स तो करेगा ना, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कहा है फाइंड द मिनिमम फोर्स, फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। जो एक दूसरे से 1 मीटर पे रखे हो चार्ज, उनके बीच मिनिमम फोर्स बताना है। देखो मिनिमम वर्ड आया है यहाँ, मिनिमम वर्ड मतलब मिनिमम फोर्स बताना है ना। तो मिनिमम फोर्स कैसे निकलेगा, जब देखो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली चार्ज पे और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस तो गिवन है 1 मीटर, चार्ज गिवन नहीं है। इसका मतलब मिनिमम फोर्स तब निकलेगा जब मिनिमम चार्ज होगा। और दुनिया का मिनिमम चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। अरे सब जानते हैं ना, सबसे छोटा चार्ज क्या है दुनिया का? इट्स ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। तो यहीं पे हम बात करें अगर, तो इलेक्ट्रॉन आर दी स्मॉलेस्ट चार्ज इन द यूनिवर्स। तो हमने क्या काम किया, तो इलेक्ट्रॉन एज्यूम करने पड़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दोनों एक दूसरे से कहाँ रखे हैं, 1 मीटर अपार्ट रखे हैं। ये इस पे लगाया गया, इस पे दोनों के बीच कैसा फोर्स होगा, रिपल्शन। ये F, इसे 1 कह दो, इसे 2 कह दो, तो F21 is directly equal to F12 and we can write it as F = K Q1 Q2 upon R²। K 9 × 10⁻⁹, we all know it। Q1 चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। क्या Q2 भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो उसके भी मल्टीपल होकर स्क्वायर बन जाएगा। और डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसे लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹। 16 का होता है 256 × 10⁻⁻38 न्यूटन, ये न्यूटन फोर्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 का क्या होता है 54, 5 बचेगा, 9 5 45, 5 0 बचा 5, 9 2 18 और 5 23। तो यहाँ हो जाएगा, और पॉइंट लगाएंगे यहाँ, और 10⁻38 में से 9 गए माइनस के 29 न्यूटन आ जाएगा फोर्स हमारे पास। 29 आएगा ना, ठीक, ओके, बढ़िया। तो ये फोर्स है हमारे नहीं इलेक्ट्रॉन के बीच है भाई, हमारे बीच नहीं है फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच दो फोर्स आए, तो दिस इज ए मिनिमम फोर्स। इससे छोटा फोर्स नहीं होगा दुनिया में, इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि चार्ज बड़ी होंगे हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक, तो ये बात है, अब समझ में आया, अच्छी बात है। खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स
टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे प्रोटॉन के बीच क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या बताना है, रेशो बताना है। अब देखो रेशो निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द बिहाइंड इट मी, इट इज रिटन एज बिहाइंड इट मी। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अरे न्यूटन ने जो दिया था, न्यूटन की तो कॉपी की थी सब में। ये मेम्स पढ़े होंगे ना तुमने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, क्या आते हैं मेम्स कि न्यूटन साहब लिख रहे हैं F=G m1m2/r², पीछे तो कलाम साहब झाँक रहे हैं कि हो ये ग्रेविटेशनल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी यही होगा। तो उन्होंने क्या किया, वो मास था यहाँ चार्ज कर दिया तो K=1Q2/r² कर दिया था। हालांकि ये केवल एक जोक था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशो बताना है दो प्रोटॉन्स के बीच। आसान क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो वरना सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा थोड़ी देर में, मतलब जब वीडियो पॉज करोगे। तो ये प्रोटॉन हुआ एक प्रोटॉन ये हुआ, एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं, या ना भी डिस्टेंस दे रखे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे इतना। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की प्रोटॉन के। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, Q1 = Q2 = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन पे चार्ज। प्रोटॉन का मास होता है = 1.27 × 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन का मास है, ठीक है। कैपिटल G के वैल्यू होते हैं 6.67 × 10⁻11, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। देखो यहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स लिखें तो F इलेक्ट्रिक = K/Q²/r² ऐसे कर सकते हैं। और ग्रेविटेशनल की बात करें, F ग्रेविटेशनल Gm²/r²। अरे Gm1m2 हो जाएगा। मास तो दोनों का सेम है बिकॉज दीज आर द प्रोटॉन्स। चार्ज विल बी ऑल्सो सेम। तो हमने क्या काम किया, दोनों का रेशो निकालना है। वी हैव टू फाइंड द रेशो। तो रेशो विल बी, रेशो क्या हो जाएगा, Fe/Fg = Fe की वैल्यू Kq²/r² Gm²/r²। R से R कैंसिल हो जाएगा, Kq²/Gm²। ये सिंपल है। K 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू क्या है, चार्ज है, अरे वही इलेक्ट्रॉन का तो स्क्वायर है तो क्या कर देंगे 2.56 10⁻⁻38 डायरेक्ट लिख दिया स्क्वायर करके मैंने यहाँ। G की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 इंटू, दिखाई भी दे रहा नहीं है, देखो पहले, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, दिख रहा है, ठीक है। M मास कितना है ये दे रखा, कितना होगा 1.27 × 10⁻27 का स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट विल बी लाइंग बिटवीन Fe/Fg = 1.42 × 10⁻49 समथिंग ही आएगा, 48 या 49 के समथिंग आएगा। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने गुना बड़ा है, दिख रहा होगा तुम्हें, 49 की पावर बड़ा है, मतलब इतने गुना बड़ा। इसलिए दो प्रोटॉन्स के बीच रिपल्शन होता है, वरना अट्रैक्शन भी हो सकता था। क्यों, क्योंकि दो मास के बीच तो अट्रैक्शन होगा ना, और दो चार्ज के बीच अगर वे सेम नेचर के हैं तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेटेड टू द इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स, या अट्रैक्टिव फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन लगा रहा है उससे कई गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्शन लगा रहा है। ड्यू टू दिस द टू प्रोटॉन्स आर रिपल टू ईच अदर। ये दो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करते हैं। खैर ये बातें तो हो गई सारी की सारी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो चार्जेस है भाई, एक ये रहा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसका मास गिवन है हमें 2 kg, इसका मास गिवन है हमें 4 kg। इस चार्ज पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। यहाँ इक्विलिब्रियम में रखे हैं, छेड़खानी कोई नहीं की गई, इक्विलिब्रियम में रखे हैं। अब हमने क्या काम किया, इन दोनों चार्ज को पास ले आए। अच्छा, दोनों के बीच कैसा फोर्स है,
कैसा है, रिपल्सिव नेचर का फोर्स है, रिपल्सिव है बिकॉज वो चार्ज आर द पॉजिटिव इन नेचर। अगर ये रिपल्सिव नेचर का फोर्स है, जब हम इन्हें पास ला करके छोड़ेंगे तो दोनों भागेंगे दूरी पे, एकदम से भागेंगे ना, जैसे मैग्नेट भागते हैं कि अगर दोनों मैग्नेट के पोल अपोजिट हो तो अट्रैक्ट करेंगे, इफ अगर सेम नेचर के हैं तो क्या करेंगे, रिपल करते हैं। तो ऐसे ही जब हम दोनों चार्ज को पास ला करके छोड़ेंगे तो दोनों भागेंगे। तो जब भागेंगे तो मान लो ये वाला चार्ज भागा 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो ये वाला चार्ज कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा ये पता लगाना है। आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड, ट्राई करो ज़रा फटाफट से। हो गया ट्राई, चलो देखो कैसे होगा। यहाँ क्या है, फोर्स इज कंजर्व। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव नेचर का। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है तो यहाँ जो मोमेंटम है वो क्या होगा, कांस्टेंट। मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल फोर्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन मोमेंटम इज कांस्टेंट। यही तो है यार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, P मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P2 या M1 V1 इक्वल टू M2 V2। सिंपल क्वेश्चन था और नीट का क्वेश्चन था, ये पता है तुम्हें। मास M1 ये 2, वेलोसिटी 5, मास कितना है 4, वेलोसिटी निकालनी है, 2 2 ज़ा 4 और वेलोसिटी आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल प्रॉब्लम के अंतर्गत आते हैं और करते हैं एक दो क्वेश्चन। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। देखो उतार लिए होंगे तो सारे नोट कर लिए होंगे। अभी टाइप 1 ही चल रहा है ना, टाइप 1 के भी ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेंगे, टाइप 2 के भी करेंगे यार। देखो बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं इस वीडियो में, ये वीडियो सही से देखेंगे। 2023 के बच्चों के लिए है, ध्यान रखना है ना, कभी सोचोगे 22 वाले हैं, 23 वाले बच्चों के लिए है, 2023 के बच्चों के लिए। ठीक है, देखो खैर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे हमारे पास ये एक घड़ी है या कुछ भी कह लो, सर्किल है। यहाँ पे 12 कूलाम चार्ज रखा है, यहाँ 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, 6 कूलाम, 7 कूलाम, 8 कूलाम, 9 कूलाम, 10 कूलाम, 11 कूलाम, ये चार्जेस रखे हैं यहाँ। रेडियस जो है, जो इसकी वन हैंड की रेडियस कह दो, चलो डिस्टेंस करो, वो 1 मीटर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, 1 मीटर है। अब इन सारे चार्जेस की वजह से इसके सेंटर में 1 कूलाम चार्ज रखा है यहाँ ओ पे। हमसे कहा फाइंड नेट फोर्स एट ओ, ओ पे नेट फोर्स बताना है। अब ओ पे नेट फोर्स सबकी वजह से होगा, मैंने बताया जिस पे फोर्स निकालते हैं उससे तो भूल जाओ, और जिनकी वजह से लग रहा उन्हें काउंट करना है। जिस पर फोर्स निकालना है उसे भूल जाएंगे, फोर्स किस पे निकालना है, ओ पे। तो ओ पे जो चार्ज उसे तो भूल जाओ, बाकी जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से फोर्स लगेगा यहाँ। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि मान लो यहाँ पे इस तरफ को एक फोर्स है 2 न्यूटन का, इस तरफ को फोर्स है 4 न्यूटन का, दोनों अपोजिट है, इन दोनों का नेट कहाँ जाएगा, ज़्यादा वाले की तरफ। ज़्यादा वाला कौन सा है, 4 न्यूटन, और दोनों का नेट निकलेगा क्या, 4 में से 2 गए 2, तो मतलब 2 न्यूटन का नेट अल्टीमेटली यहाँ जाएगा। तो दोनों फोर्स का एक फोर्स बना 2 न्यूटन जो कि लेफ्ट साइड को जा रहा है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना सबकी। अगर डिस्टेंस सेम है सबके लिए तो देखो यहाँ कैसे फोर्स लगता है। हम इस ओ को यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। देखो 12 कूलाम नीचे लगाएगा, 6 कूलाम ऊपर लगाएगा, सही है। 12 कूलाम जो लगाएगा नीचे रिपल्सिव, 6 कूलाम ऊपर, ये बात तो ठीक है। अब 12 कूलाम का ज़्यादा होगा, 6 कूलाम का कम होगा, तो ज़्यादा वाले की तरफ को रिजल्टेंट फोर्स झुक जाएगा, जैसा भी बताया था करके। तो एक ऊपर जा रहा था ऐसे 12 कूलाम का मान लो, और एक नीचे जा रहा था कौन सा, 6 कूलाम का, नहीं उल्टा हो गया, 6 कूलाम को ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था 12 कूलाम का। तो दोनों 12 में से 6 गए, 6 कूलाम नीचे लगेगा, तो अल्टीमेटली मैं एक फोर्स लिख सकता हूँ 6 कूलाम नीचे की तरफ। समझे बात? तो देखो करते हैं सही से। ये है भाई पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है। देखो 12 और ये 6 तो नीचे आएगा अल्टीमेटली 6 कूलाम, ठीक। ये लगाएगा 11 और ये 5, 11 में से 5 गए 6 लगेगा फिर से यहाँ 6 कूलाम। ये 10 4, ये भी लगेगा कैसे 6 कूलाम।
अच्छा के भी चल रहा साथ साथ ये, अच्छा ऐसे कह दो फोर्स है ना, इसे कहो F। अच्छा एक बार बताओ, देखो इन दोनों का, इसका फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू के तो है ही, एक क्यू ए रहा 12 इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस कितनी दोनों की, R स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, मतलब क्या आएगा 12K। और 6 का कितना है, 6, देखो ये तो 12 का है और ये कैसा 6 का कितना है 6K हो जाएगा। तो कुल मिला के जब नेट निकलेगा इनका तो क्या आएगा 6 में से 12 में से 6K आएगा। तो मतलब ये कितना फोर्स है 6K, ये भी कितना फोर्स होगा 6K, ये कितना फोर्स होगा 6K, K मतलब कांस्टेंट वही वाला 9 × 10⁻9 वाला, ठीक है। ऐसे ही 10 वाला हो चुका है, ये 9 वाला ऐसे लगेगा जस्ट, ये भी 6K, ये लगेगा ऐसे 6K और ये लगा ऐसे 6K। ये हो गया भाई सारे फोर्सेस। रिजल्टेंट निकल के आया इन सबका, अरे निकल के आया नहीं, क्वेश्चन याद होना चाहिए, बढ़िया पता होना चाहिए कर कैसे रहे हैं अटैम्प्ट, ठीक है। अब छोटे बच्चे तो होने के तुम्हें एक एक मैथमेटिक्स की तरह समझाया जाए, याद रखना बातें सारी। अब देखो हर एक एंगल कितने का, 360 डिग्री का टोटल एंगल है, तो हर एक एंगल कितने का होगा 30 का होगा, अरे 12 या 36 12 तक है ना ये, तो हर एक एंगल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री और ये भी कितना होगा 30 डिग्री। अब यहाँ कितने सारे फोर्स है, यहाँ क्या लगेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या लगेगा यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि जब किसी एक पॉइंट पे काफ़ी सारे फोर्स लग रहे हो तो सारे फोर्सेस का क्या कर देते हैं वेक्टर सम करते हैं। तो वेक्टर तो है ही सारे फोर्स ही, तो वेक्टर सम करना है, करना कैसे है देखो यहाँ सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाले देख लो, वर्टिकल वाले देख लो। हॉरिजॉन्टल पे कितने फोर्स है, ये वाला है, वर्टिकल पे कितने, ये वाला, बाकी ये ना तो हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, तो इन्हें हॉरिजॉन्टल पे लाओ और वर्टिकल पे लाओ, मतलब कंपोनेंट तोड़ो। इसका कंपोनेंट तोड़ता हूँ, देखो मैं आगे लाइन बढ़ा लूँ ज़रा थोड़ी सी। इसका क्या आएगा यहाँ 6K cos 30 और ऊपर जाएगा इसका, इसके नीचे आएगा कौन सा 6K sin 30। इसका काम ख़त्म करो, गया है। इसका तोड़ो फिर से 6K cos 30 और इसी के ऊपर दूसरा आ जाएगा 6K sin 30, ये भी गया। अब 30 नहीं होगा ये, एक बात और, हम हॉरिजॉन्टल से लेते हैं तो 30 है ना, कितना हो जाएगा 60, ये 60 आ जाएगा और ये भी 60 आएगा, सही है। ये 30 पे था, हमने इसका अकॉर्डिंग तोड़ा, अब इसका अकॉर्डिंग तोड़ो, देखो ये वाला, ये तोड़ेंगे यहाँ फिर से क्या आएगा 6K cos 30, देखो 30 बना रहा ना हॉरिजॉन्टल से, और यहाँ भी क्या आएगा 6K sin 30, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। अब ये कितना बना रहा है 6K 30 है कितना बनेगा 60, तो फिर यहाँ आएगा 6K cos 60 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6K sin 30 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे ख़त्म हो गए सारे ख़त्म। अब Fx हॉरिजॉन्टल पे देख लो कितना फोर्स है, Fx मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये रहा 6K cos 30 तो कितना होगा 12K cos 30 प्लस वो हो जाएगा 12K cos 60 प्लस 6K, ये तो Fx है। Fy लिखो, वर्टिकल में देखो कितना है, ये ऊपर जा रहा था भाई, ये ऊपर जाएंगे यार ऐसे, ये नीचे गलत आ गए ना, माइनस लगा के ऊपर जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल एक बचेगा 6K, वो भी निगेटिव में, ऊपर वाले नीचे वालों को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि 2 नीचे थे 2 ऊपर थे, सही है बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्हें सॉल्व करेंगे जब हम यहाँ, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/2। तो हम नेट निकालते हैं इसका कैसे, F नेट निकलेगा किस तरह से, √fx² प्लस Fy²। Fx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, Fy की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। मेरा सजेशन ये रहेगा कि K की वैल्यू सबसे लास्ट में रखना, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2, 6K √3 और ये आ जाएगा 6K और 6K, ये 6K 12K और ये 6K √3, तो कुल मिलाकर के क्या बचा 12K प्लस 6K √3 और वो 6K चल ही रहा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ और कॉमन निकालेंगे बाहर तो आंसर आ ही जाएगा हमारे पास। तो कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चंस में, हो सकते हैं आराम से ऐसे क्वेश्चन। तो बस यहाँ क्या दिक्कत आती है, ये कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 5 करें, देखो चल रहा है नहीं, देखो कैमरा चल रहा है नहीं, खैर है ना, करते हैं। देखो बढ़िया बन रही वीडियो। तो देखो क्या होगा, यहाँ हमने क्या काम किया, यहाँ पे
1 कूलाम का चार्ज रखा है, यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस पर 1 कूलाम रखा है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर 2 कूलाम रखा है, हाँ 8 कूलाम रखा है 2 मीटर पे, यहाँ 27 कूलाम रखा है 3 मीटर पे। ऐसे ही करते 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 1000 कूलाम रखा है 10 मीटर पे। तो हमसे पूछा ओरिजिन पे कितना फोर्स होगा। इन सारे चार्जेस की वजह से पॉइंट ओ पे फोर्स बताना है। क्या पूछा है? फाइंड एफ ओ ड्यू टू ऑल चार्जेस, सभी चार्ज की वजह से। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये भी देखो इस पे लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा, सारे इस पे लगाएंगे, सारे के सारे मिलके इसको मारेंगे, ये बेचारा क्या होगा? मर ही जाएगा। तो एफ ओ इक्वल टू ये लगाएगा इस पे, देखो सब में कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन आना है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होगी यहाँ। ब्रैकेट Q1 Q2 कितना होगा? 1 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर कितनी है? 1 मीटर, तो 1 मीटर का मतलब 1 स्क्वायर प्लस ऐसे ये लगाएगा इस पे 8 × 1 तो 8/2 स्क्वायर। ऐसे नेक्स्ट 27/3 स्क्वायर, ऐसे सो ऑन करते चलेंगे। इसे लिखते हैं 9 × 10⁻⁹ ब्रैकेट, इसे लिखेंगे 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। अब 1 2 3 4 कहाँ तक चल रही? 1000 तक। ये क्या बन रही है? 10th क्लास याद है क्या? मैथमेटिक्स तो पढ़ा होगा, वहाँ ये क्या बनती थी? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, AP बन रही है। क्या लिखेंगे? इट इज़ ए AP, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी। तो इसका सम कैसे निकाल? देखो प्लस है तो सम निकालेंगे, और समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का सम क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ तो चल रहा, उसका फॉर्मूला होता है n +1/2। ये फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का। कितनी टर्म है? 1 2 3 4 ऐसे करते 10 तक है, तो 10 टर्म हो गए। तो n क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। तो 9 × 10⁻⁹ × 10 × 10 + 1/2, तो क्या हो जाएगा? 55 × 9 × 10⁻⁹ या 9 × 45 9 × 50 550 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, सब कुछ बढ़िया है। सिंपल प्रॉब्लम समझ में आ गई सारी की सारी, कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक होनी तो चाहिए नहीं, होगी तो फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें। ठीक, चलिए पॉलीगन बेस प्रॉब्लम करते हैं टाइप 2, है ना। टाइप 2 करते हैं कौन सी? पॉलीगन बेस प्रॉब्लम्स। देखो भाई टाइप 2 क्या है? टाइप 2 पॉलीगन बेस, पॉलीगन बेस्ड। पॉलीगन बेस्ड में क्या होता है कि पॉलीगन होगा। पॉलीगन क्या होता है? एक शेप जिसमें 2 से ज़्यादा साइड्स हो, पॉलीगन कहलाती है। वो शेप जिसमें 2 से ज़्यादा साइड हो पॉलीगन कहलाती है। लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, दीज आर द पॉलीगन्स, है ना। ये ट्रेपेजियम या हेक्सागोनल, ऑक्टागन, ये सब क्या है? ट्रेपेजियम, वो पॉलीगन्स होते हैं। तो हमें पॉलीगन्स पे फोर्स निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मतलब इसके लिए तो फर्स्ट है ना, वैसे तो 6 ही है ना, मैं तो काउंट करूँगा सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें गिवन है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल गिवन है भैया। सिंपल क्वेश्चन करेंगे। पॉइंट A है ये, B है ये, C है ये, चार्ज गिवन है Q और ये भी Q, और डिस्टेंस कितनी है A, और हमसे पूछा गया फाइंड F एट A पे नेट फोर्स बताना है, A पे नेट फोर्स बताना है। एंड द गिवन ट्रायंगल इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, तो हमें पता है ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा। अब जिस पे फोर्स निकालते हैं, दिस इज द क्या कह सकते हैं इसे? यूनिवर्सल रूल। जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं उस चार्ज को तो कंसीडर ही मत करो, भूल जाओ वहाँ चार्ज है, चाहे रखा भी हो तो भी। जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं, और बाकी जितने भी फोर्स है वो कितने फोर्स लगा रहे हैं उस चार्ज पे, उन्हें कंसीडर करो। जिस पे निकाल रहे हैं उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं, जो उस पे लगा रहे हैं उनकी वैल्यू है सारी की सारी। तो किस पे निकालना है? ए पे, तो ए को तो भूल जाओ। बचे कितने? ये हो रही है, तो ये दोनों लगाएंगे मिलके। तो देखो ये वाला इस पे ऐसे लगाएगा, नीचे की तरफ को अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग ऐसे लगता है फोर्स, तो लगेगा ऐसे। कितने से? एफ बी, मान लो बी है तो एफ बी लगाएगा। सी कैसे लगाएगा? ऐसे, एफ सी। दोनों का नेट कहाँ निकलेगा? बीच में, एफ नेट
दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। ठीक है इतनी बात। तो फॉर्मूला लगाओ भाई, एफ नेट कैसे निकालते हैं। एफ नेट निकालने का तरीका 11वीं क्लास में पढ़ा है, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस थीटा। यही फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं जहाँ तक मेरी उम्मीद है। अब एफ बी एफ सी निकाल लो, तो लिखेंगे फोर्स ड्यू टू बी, बी की वजह से कितना फोर्स है एफ बी। क्या फॉर्मूला होता है के Q1 Q2, ये बी क्यू ये बी क्यू, ये Q1 ये Q2। यार ए से बी के बीच लगा रहे हैं ना, तो बी लगा रहा ना, बी किस पे लगा रहा है ए पे, तो इन दोनों को देखेंगे हम। तो ये बी क्यू ये बी क्यू, क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की ए, तो ए स्क्वायर। ऐसे ही क्या लिखेंगे फोर्स ड्यू टू सी, सी की वजह से देखो एफ सी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी ऐसे ही रहेगा। क्या दोनों फोर्स इक्वल आ गए, हाँ है ना, क्या दोनों फोर्स इक्वल है, इक्वल है। तो लगाओ एफ बी इक्वल टू एफ सी, वी कैन राइट इट एज एफ, थोड़ी देर के लिए लिख दो, जब सेम ही है तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ। तो एफ नेट वी कैन राइट इट एज एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 मतलब एफ स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, अंडर रूट एफ और एफ 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर या 3f स्क्वायर या f अंडर रूट 3, क्योंकि जिसको ऊपर स्क्वायर है वही चीज़ रूट से बाहर निकलेगी, बाकी अंदर ही रहेगी। f की वैल्यू कोई सी भी रख दो क्योंकि दोनों सेम थे, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 3, दिस इज द नेट फोर्स ऑन ए या एट ए ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो दीज वी हैव अप्लाइड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब बहुत सारे चार्ज मिलकर किसी एक चार्ज को मार रहे हो तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। वो कर दी, रिजल्ट आपके सामने है। और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करें। अब देखो किसी भी कॉर्नर पे फोर्स पूछा हो निकाल सकते हैं आराम से। मान लो बी पे होता चार्ज तो बी पे निकाल देंगे। मान लो एक चार्ज निगेटिव होता, मान लो ये वाला चार्ज क्या होता है निगेटिव होता, तो क्या होता देखो, चलो वो भी देख लेते हैं। मैं फिगर बनाता हूँ, बताना तुम लोग कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ बना दो चलो फिगर। क्वेश्चन 7 की फिगर देखो। मान लो ऐसे फिर से एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, ये पॉइंट ए ही है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। हमें नेट फोर्स निकालना है ए पे नेट फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, ए पे हमें क्या निकालना है नेट फोर्स, तो कैसे निकालेंगे देखो, आसान है बिल्कुल, निकालने का तरीका तो बहुत आसान है। कैसे निकाल सकते हैं बताओ, निकाल सकते हैं हम इसे, एक मिनट रुको मैं कुछ चीज़ सोच रहा ना। ठीक है देखो, इसे हमें ए पे निकालना, तो देखो यहाँ ये रिपल्सिव कर, ये वाला इस पे रिपल करेगा किससे, मान लो ये बी है और ये सी हुआ तो एफ बी से, बट ये इसे क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऊपर को लगेगा एफ सी से। अब इन दोनों का नेट कहाँ निकलेगा बीच में, एफ नेट। दोनों का एंगल कितना है यहाँ 120, क्यों, क्योंकि 60 है और दिस फॉर्म है लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहा 60 है तो 120 बचा है ना। अब बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फोर्स भी बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक बात याद रखना, मैंने पहली वीडियो में बताई है, सेकंड लेक्चर में मतलब सेकंड पार्ट, इसके फर्स्ट पार्ट में बताया है, आई बटन पे क्लिक करके देख लो, नहीं देखी हो तो। मैंने बताया कि अगर चार्ज निगेटिव दे रखा है ना, फोर्स के फॉर्मूले में पॉजिटिव रखना है। इसके पीछे का रीज़न भी बताया था, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट डी नॉट डिपेंड ऑन दी चार्ज डायरेक्शन। मतलब ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन ऑलरेडी है। जब डायरेक्शन ऑलरेडी है तो चार्ज की डायरेक्शन क्यों रखेंगे, चार्ज का साइन क्यों रखेंगे, वरना इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। तो ये नेगेटिव चार्ज भले ही दे रखा है, जब हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसे भी क्यू ही कंसीडर करेंगे, तो सारे फॉर्मूले सेम होगा, सब कुछ सेम आएगा। आंसर क्या आएगा पता, तो मैं cos 120 लिख देंगे। 120 की वैल्यू -1/2 होती है, 2 से 2 कटेगा या माइनस आ जाएगा, तो एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, मतलब एफ स्क्वायर बचेगा, मतलब एफ बचेगा, मतलब के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बचेगा ओनली। ये क्वेश्चन का आराम से हम कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए भैया ना। और देखो अभी ट्रायंगल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मान लो ये फिर से एक ट्रायंगल है, ये भी क्यू है,
ये भी Q है, ये भी Q है। इस पर एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे O पॉइंट पे एक चार्ज रखा है Q0। इस पर नेट फोर्स बताना है, सारी डिस्टेंसेज A है, इस पर नेट फोर्स बताना है, ठीक है ना। O पे क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड FO, नेट फोर्स एट O। तो आसान है ये भी। क्या करना है, देखो O को भूल जाओ, बाकी 3 फोर्स लगा रहे हैं इस पर मिलके। तो ये वाला लगाएगा ऐसे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इसको नाम दो 1, इसको नाम दो 2, इसको नाम दो 3। तो ये लगाएगा F1, ये लगाएगा ऐसे F3, ये लगाएगा ऐसे F2, क्योंकि रिपल्सिव नेचर का है ना। अब हमें जब फोर्स निकालना है F1, तो इसके और इसके बीच लगने वाला है F1, तो F2 इसके और इसके बीच लगने वाला, नहीं F3 इसके और इसके बीच लगने वाला, और F2 इसके और इसके बीच लगने वाला है। तो साफ साफ दिख रही है बात हमें। हमें एक चीज़ पता है, चार्ज तो सेम है और डिस्टेंस भी तीनों की सेम हो गए। डॉटेड लाइन जो है डिस्टेंस है, मतलब जो O, अगर मैं इसे नाम दूँ, चलो इसे A कह दो, इसे B कह दो, इसे क्या कह दो, C कह दो, इसे कहो A, इसे कहो C, इसे कहो B। तो कहने का मतलब ये है कि इसे कह सकते हैं जो OA है वो इक्वल होगी OB के, वो इक्वल होगी OC के, और वो होगी कितनी, वो होगी कितनी, देखो ये साइड तो A है, अब हमें ये वाली चाहिए OA। अगर OA निकाल ली तो सारी सेम ही होगी ये। तो देखो सिंपल सी बात है, मीडियन है इस ट्रायंगल की, और ट्रायंगल की मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन निकालने का तरीका होता है क्या, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये पूरी की आधी है ना, ये क्या है, आधी, मतलब ये कितनी दूरी पे होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, 2h/3 पे ऊपर से, और नीचे से कितने पे होता है, h/3 पे। अब h क्या है, ये हाइट इस मीडियन की, और हाइट निकालने का तरीका है हाइपोटेनियस, और ये बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा पूरा ये। तो अगर मैं इस मीडियन को बढ़ा दूँ थोड़ा सा, इसे E कह दूँ, तो जो AE होगा इट इज़ ए मीडियन, और मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, A/2, और ये क्या है, A, तो ये निकालना हम पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ। तो जब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो AE², A को अंडर रूट कर देंगे, क्या आ जाएगा, A² - A²/4। यार तो सिंपल बात है, पाइथागोरस लगाई हमने, तो क्या आ जाएगा, A√3/2। ये AE आया है, हमें तो OA चाहिए। तो OA पता क्या होता है, 2h/3 या 2AE/3, h तो AE हो गई ना हाइट, तो 2/3, AE कितना है, A√3/2, 2 से 2 काट दो, √3 से 3 कटेगा, A/√3 टाइम्स। तो मतलब कुल मिला के जो डिस्टेंस आई A/√3 आ गई, इसे याद रखो। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, A/√3। अब फोर्स देखना, तो देखो इन दोनों का नेट, इसका मैं फिगर नया बनाऊँ, अगर यहाँ पे O पॉइंट A रहा, ये लगा कौन सा, FA, ये लगा कौन सा, FC, और ये लगा कौन सा, FB। इन दोनों का नेट बीच में निकलेगा, F नेट निकलेगा बीच में। अगर रिजल्टेंट निकालना है O पे, तो FO जो होगा, देखो ऊपर वाला बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 फोर्स का कॉम्बिनेशन है, तो F नेट - FB, यही तो होगा। F नेट इन दोनों का निकल के आएगा, दोनों, ये कितना है 120 डिग्री, ये कितना है 120 डिग्री, ये कितना है 1। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो एंगल बनता है 120 का होगा, हमेशा याद रखना। तो 120 है ही है। अब देखो 120 वाला ये वाला केस है, बिल्कुल इस फॉर्मूले वाला, इस फोर्स वाला, इस क्वेश्चन वाला आंसर ऐसे निकालेंगे बिल्कुल, है ना। तो इन दोनों का जो नेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ नेट, F नेट अंडर रूट क्या करेंगे, FC² + FA² + 2FC FA cos 120। चूँकि FC और FB सब सेम है, मतलब FA जो है वो FB के इक्वल है, और FB जो है वो FC के, और इसे कह दो F थोड़ी देर के लिए। क्यों यार, देखो दोनों चार्ज सेम है, यहाँ भी क्यों, यहाँ क्यों नोट, यहाँ क्यों, यहाँ क्यों नोट, यहाँ क्यों, यहाँ क्यों नोट, चार्ज सेम हो गई। डिस्टेंस A/√3, A/√3, A/√, डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो फोर्स भी सेम होगा। पुट कर दो वैल्यू, तो कुल मिलाकर के F नेट जो आएगा ना, पता तुम्हें सॉल्व करके, F आएगा, क्योंकि cos 120 - 1/2 होता है। जब FF रख के सॉल्व करोगे तो F आ जाएगा। और FB ऑलरेडी हमें पता है कितना है, FE है, ये रहा। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो FO में, तो FO कितना हो जाएगा, 0।
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा इन सारे फोर्सेस की, चार्जेस की वजह से। हाँ, कोई चार्ज अलग होता तो फोर्स लग जाता, तब कुछ वैल्यू निकल के आती ऑब्वियसली। चलो खैर, ये पॉलीगन बेस्ड क्वेश्चंस थे। नहीं, अभी तो वो बचा है स्क्वायर। स्क्वायर का और करते हैं अभी ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, 6, 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर हम यहाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन एक ये भी एक, इट इज़ ए टाइप ऑफ अ पॉलीगन विच इज नेम इज स्क्वायर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सी पे पूछा हमसे नेट फोर्स, एफ सी पे बताओ कितना नेट फोर्स होगा। ये ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और चार्ज सब पे क्या रखा है, क्यू रखा है। सब पे चार्ज कैसा है, क्यू है। बच्चों वाले क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, तो हमें करना आना चाहिए। तो एफ सी पे लगाना, तो देखो सी को तो भूल जाओ, बाकी 3 फोर्स लगाएंगे, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा। तो ये नीचे लगाएगा कैसे, ये बी लगाएगा कैसे, एफ बी करके, ये लगाएगा ऐसे कैसे, एफ डी करके, और ये लगाएगा ऐसे अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग एफ ए करके। ठीक है, अब देखो एफ बी और एफ डी दोनों का नेट कहाँ निकलेगा, बीच में कह दो एफ नेट, और सी पे चाहिए तो एफ सी कितना होगा, एफ सी होगा एफ नेट प्लस एफ ए। दोनों डायरेक्शन सेम है ना, तो दोनों ऐड हो गए, एक ही लाइन में है क्योंकि ये एफ नेट क्या होगा, अंडर रूट एफ बी है, ये डी, बी और डी का तो है एफ नेट, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डी कॉस कितना 90 डिग्री, क्योंकि 90 एंगल है। अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, प्लस एफ ए अंडर रूट, ये 90 तो पूरा 0, तो एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर और प्लस एफ ए। अब तुम्हें पता है ना एक बात, ये क्वेश्चन बन गई नेट की, तो इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दो। फोर्स निकालते हैं जरा, है ना, तो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू बी, तो एफ बी कितना हो जाएगा, के, ये भी क्यू, ये भी क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर है। दिख रहा नहीं है, सही है भाई, पहुँच गए नीचे तक तो हम, चलो बढ़िया है ना। और यहाँ देखो फोर्स ड्यू टू सी, तो एफ सी हो जाएगा फिर वही के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही रहेगा, सी नहीं, अरे डी है ना, तो अभी भी सेम ही रहेगा दोनों के बीच। अब इसकी बात करें अगर हम, तो फोर्स ड्यू टू ए, तो क्या होगा, एफ ए इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब ये डिस्टेंस लेनी है, ये क्या है, ए अंडर रूट 2, देखो डायगोनल यार स्क्वायर का, ये भी ए, ये भी ए, और ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस, तो पीजीटी लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, ए रूट 2 मतलब रूट 2 का स्क्वायर, या लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब यहाँ तुम ध्यान से देखोगे तो एफ बी और एफ डी इक्वल है, एफ ए इक्वल नहीं है, लेकिन ये बाई 2 करके आ रहा, तो हम लिख सकते हैं एफ बी इक्वल टू एफ डी इक्वल टू एफ, और एफ ए को लिख सकते हैं क्या, देखो 2 का अंतर है बस, तो एफ अपॉन 2 लिख दो इसे। ये सारी वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स एट सी, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एफ सी इक्वल टू अंडर रूट एफ और एफ 2f स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू f बाई 2, यहाँ आ जाएगा f अंडर रूट 2 प्लस एफ बाई 2, कॉमन लो बाहर, f अंदर बचेगा रूट 2 प्लस 1/2, या f की वैल्यू क्या, f की वैल्यू तो कोई से भी रख दो, सब सेम ही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट रूट 2 प्लस 1/2। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ। अब बात अगर हम करें यहाँ, देखो नेट फोर्स चाहे किसी भी कॉर्नर पे पूछे वो आराम से बता सकते हैं। अगर कोई चार्ज निगेटिव भी होगा तो उसका अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज कर दो और वैसे कर लो। मान लो निगेटिव होता तो ये फोर्स ऊपर को लगता,
मान लो नेगेटिव होता तो ये वाला एफ भी ऊपर चला जाता, तो एक ये था, एक ये था, एक ऊपर वाला होता, इसका और इसका नेट बीच में निकल जाता। या तो ऐसे करते हैं, इसके कंपोनेंट तोड़ देते कॉस थीटा साइन थीटा करके, वी कैन ईजिली सॉल्व इट, है ना। तो मतलब क्वेश्चन हो जाएंगे, पॉलीगन बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं इसके, इस तरह का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं सबके सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक को बढ़ते हैं, देखो खैर ठीक है, तो बात तो समझ में आ गई सारी की सारी। अब क्वेश्चन नंबर देखो 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है ये भी, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बस देखो ध्यान तुम्हारा केंद्रित रहना चाहिए बोर्ड पे। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ। अब क्वेश्चन ऐसे हैं ये ज़बरदस्त वाले, मतलब कॉन्सेप्ट कोई नहीं छोड़ूंगा, वीडियो भली लंबी हो जाए, ये एक वीडियो लंबी होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे कवर किए जाएंगे इसमें। देखो अब मैं कॉन्सेप्ट तो कवर करवा दूंगा, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, इन्हें अप्लाई तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर राजा बनने की ख्वाहिश है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, बिना संघर्ष के राजा कोई नहीं बना। और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? बिना संघर्ष के तो राजा कोई बन ही नहीं सकता। भगवान राम को भी संघर्ष करना पड़ा था, भगवान कृष्ण को भी संघर्ष करना पड़ा था, मोहम्मद साहब को भी संघर्ष करना पड़ा था, जीसस को भी संघर्ष करना पड़ा था। और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। अगर तुम जिंदगी का मजा लेना चाहते हो तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर जिंदगी का मजा लेना है तो मेहनत भी करो। अगर 1 किलो तुमने मिठाई खा ली तो उसे हजम कैसे करोगे? 5 किलोमीटर साइकिल दौड़ाओ, 5 किलोमीटर साइकिल दौड़ा करके 1 किलो मिठाई पच जाएगी। तो अगर तुम जिंदगी का मजा लेना चाहते हो कि भाई मुझे मीठा पसंद है, तो मेहनत भी करो और उस मेहनत से अपने मुकाम को हासिल करो। और राजा कैसे बना जाता है? राजा कोई ताकत से नहीं बनता और ना ही राजा कोई बुद्धि से बनता है। राजा बनने के लिए ताकत की जरूरत थोड़ी है। अगर राजा बनने के लिए ताकत की जरूरत होती तो जंगल का राजा तो गैंडा या हाथी होता। शेर क्यों है? शेर से ज्यादा ताकतवर है गैंडा तो, और हाथी भी। और अगर बुद्धि से राजा बना जाता तो जंगल का राजा होती लोमड़ी। उससे ज्यादा बुद्धि है किसी के पास? मुझे तो नहीं लगता, किसी के पास उससे ज्यादा बुद्धि है ही नहीं। लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर क्यों है? क्योंकि शेर के पास एक चीज है जो किसी के पास नहीं है, और वो है साहस, कॉन्फिडेंस। जंगल में बकरियों का झुंड है, एक जगह चीता बैठा है और जगह शेर बैठा है। जब चीता शिकार करने जाएगा तो जैसे चीता बकरियों के झुंड की तरफ को बढ़ेगा तो बकरियों के बीच में हलचलाहट होगी, बकरियां भागने लगेगी इधर उधर को। तो चीता क्या काम करेगा? जो बकरी पीछे रह जाएगी उस पर ही हमला कर देगा, चाहे उसने टारगेट किसी और को किया हो। क्योंकि चीता का मानना यह है कि भाई जो भी मिल जाए वो ये, मुझे तो भूख खत्म करनी है, मिटानी है अपने बॉडी की, और कुछ नहीं। लेकिन वही अगर शेर हो तो, अगर शेर हो तो क्या होगा? तो जिस बकरी को उसने टारगेट किया है शेर उसे ही पकड़ के छोड़ेगा, चाहे वो बकरी उससे ज़्यादा तेज भाग रही हो और चाहे सारी बकरियां पीछे रह गई हो। शेर नहीं देखेगा किसी को भी, शेर उसी बकरी पर हमला करेगा। और अगर वो बकरी उसे चैलेंज करेगी तो हमें चैलेंज कर रहा है, वहीं जा करके मारेगा, और जब तक भागता रहेगा जब तक कि पकड़ ना ले। इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस, साहस। ये होना चाहिए, तब राजा बनोगे। और राजा बनने के लिए लड़ना तो पड़ेगा, बिना लड़े कोई राजा नहीं बना। भगवान राम भी अपनी अयोध्या छोड़ करके वनों में चले गए थे, तभी वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम क्यों है? वरना वो तो एक ऑर्डिनरी इंसान रह जाते, अयोध्या ना छोड़ के जाते। त्याग तो करना पड़ेगा, बिना त्याग के कुछ नहीं है। अगर त्याग आज कर लोगे तो आगे का जीवन सफल है, और आज नहीं करोगे तो आगे करना पड़ेगा। जिंदगी में त्याग तो करना ही पड़ेगा, बिना त्याग के कुछ नहीं हुआ। खैर, तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से बार बार खुद से करके देखने हैं, वीडियो को पूरा देखना मेरी रिक्वेस्ट है, भले ही तुम 1.5 या 1.75 पे चला करके देखो। खैर, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे फिर से एक स्क्वायर गिवन है हमें। यहाँ पे फिर से क्या गिवन है? स्क्वायर गिवन है, और इसके चारों कॉर्नर पे चार्ज रखे हैं क्यू 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 क्यू। यहाँ पॉइंट ओ है, क्यू नॉट रखा है, डिस्टेंस ए है, और हमसे क्या पूछा है? नेट फोर्स एट ओ, ओपन नेट फोर्स। देखो सबसे बढ़िया बात, ऐसे क्वेश्चन तो एक लाइन में हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, सारे कॉर्नर्स पे चार्ज देखो क्या इक्वल है? सब पे चार्ज क्यों है? इक्वल है। क्या डिस्टेंस चार्ज से लेके वहां तक की जहाँ निकालना इक्वल है? देखो ये डिस्टेंस, हाँ a/√2 सही है। ये डिस्टेंस
a/√2 सही है। ये डिस्टेंस a/√2, देखो टोटल a√2 होता है ना, तो उसका आधा कर दिया, और ये डिस्टेंस a/√2 सही है। तो डिस्टेंस इक्वल, फोर्स इक्वल, वो चार्ज इक्वल, तो फोर्स भी इक्वल होगा। और अगर फोर्स इक्वल होगा तो ये वाला फोर्स इस पर लगाएगा ऐसे F1, ये लगाएगा इस पर ऐसे F2, ये लगाएगा नीचे को F3, और ये लगाएगा नीचे को F4। अब एक बार बताओ, दोनों इक्वल है और दोनों अपोजिट है, तो इसे मार देंगे, ये दोनों अपोजिट है, इसे मार देंगे, तो F0 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा यार यहाँ पे। F नेट कितना होगा, पॉइंट O पे 0। हाँ, अगर किसी चार्ज की डायरेक्शन अलग होती है, मतलब कोई निगेटिव चार्ज होता, तो ज़रूर वहाँ पे फोर्स क्या होता, मान लो ये निगेटिव हो जाता, तो ये दोनों तो देखो अपोजिट है, इन दोनों का तो कोई रोल ही नहीं, ये दोनों तो कैंसिल होते ही होते। लेकिन ये वाला इसे रिपल करेगा ऐसे, और ये वाला इसे अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो दोनों ऐड हो जाते F1 प्लस F2 करके, और वहाँ से नेट निकाल लेते हम, आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ, तो है ना। तो आराम से इजीली वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, कोई हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल है ना, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टागन है, चलो ऑक्टागन ही ले लो, ऑक्टागोनल। यहाँ पॉइंट O है, सब पे चार्ज Q रखा है। अगर सब पे चार्ज Q है तो टोटल फोर्स तो 0 होगा, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं, टोटल फोर्स क्या होगा, 0 ही होगा इसमें तो। लेकिन अगर कोई पॉलीगन है जिसके साइड N हो, अगर कोई पॉलीगन है जिसके साइड N हो और सब पे चार्ज Q है, तो भी 0 ही होगा भाई नेट फोर्स तो, क्योंकि चार्ज सारे अपोजिट लगेंगे ना एक दूसरे के, तो सबको कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन अगर कोई सा भी चार्ज अलग हुआ तो वहाँ हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है बात। तो ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, पॉलीगन बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो पूछ सकते हैं भाई कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब देखो बात करते हैं किसकी, पॉलीगन बेस्ड कुछ, पॉलीगन क्या रहा, टाइप 3 की। टाइप 3 इक्विलिब्रियम बेस्ड, इक्विलिब्रियम बेस्ड टाइप 3 इक्विलिब्रियम बेस्ड। इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन क्या है, देखो इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ज़रा दिख रहा नहीं, सही है भाई, बढ़िया एकदम टॉप, कोई दिक्कत वाली बात। इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन में देखो क्या होता है। अब देखो कोई भी सिस्टम दो टाइप से इक्विलिब्रियम में रह सकता है, एक तो स्टेबल, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और एक क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो तो सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर क्या हो, द नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए सिस्टम is 0, then it is said to be in equilibrium। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और नंबर 3 न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। अब इन्हें समझते हैं पहले कैसे हैं। देखो ये है भाई, एक सड़क है, एक रास्ता है जो टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है ये रास्ता। अब एक बॉल यहाँ रखी है बड़े अच्छे से, एक बॉल यहाँ रखी है बड़े प्यार से, एक बॉल यहाँ रखी है आराम से। तीन बॉल है, तीन पोजीशंस है, फर्स्ट, सेकंड और ये हो गई थर्ड पोजीशन। अब एक बात बताओ, अगर हम इस बॉल को ज़रा सा भी टच करेंगे या टच नहीं करेंगे तो क्या बॉल रुक जाएगी यहाँ? ये नहीं रुकेगी। ये बॉल या तो यहाँ या फिर यहाँ गिर जाएगी। मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो होता तो यहाँ इक्विलिब्रियम में रहती है। तो मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सिस्टम अनस्टेबल है। सिस्टम कैसा है? अनस्टेबल, एंड इट टेंड्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है। तो अगर किसी चीज़ को इस पे रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे
अगर मैं मान लो ये रखने की कोशिश करूँ ये यहाँ से, तो क्या होगा, देखो ये मैंने ऐसे रख दे, लो फिलहाल तो इक्विलिब्रियम में, मैंने जैसे टच के हल्का सा आगे बढ़ाया ये, तो ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टेबल है ही नहीं यहाँ, तो ऐसा रहेगा। लेकिन अगर एक बात करूँ, मान लो इस कटोरी में मैं गोली डालूँ और इसे घुमाने लगूँ, तो क्या, अब देखो पानी है, मैंने इसे घुमाया खूब, रुक गया, तो पानी अभी भी नीचे गया, तो क्या पानी कहीं गया, नीचे ही तो रहेगा, चाहे मैं कितना शेक कर दूँ उसे, पानी नीचे का वहीं का वहीं रहेगा, जब रोकूंगा तो मुझे दिखाई वहीं देगा, तो मतलब ये स्टेबल है। तो मतलब अगर इसकी बात करें तो ये किस इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल। अनस्टेबल, ये कभी भी गिर सकती है, धोखा दे सकती है, लेकिन ये स्टेबल है, कटोरी में रखी बॉल की तरह, किसे कितना घुमा लो लेकिन अल्टीमेटली आनी वही है, तो स्टेबल है, कहीं जाने वाली नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या है, न्यूट्रल, लगा दो तो चली जाएगी, नहीं लगाओगे तो चुपचाप बैठी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फोर्स लगाया तो आगे बढ़ेगी, नहीं लगाया तो यहीं रहेगी। यहाँ बिना फोर्स लगाए यहाँ तुम छोड़ोगे, नीचे धबाक नीचे गिरेगी। अनस्टेबल है, स्टेबल है, न्यूट्रल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, टॉर्क नेट या मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। स्टेबल में एफ नेट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, टॉर्क नॉट इक्वल टू ज़ीरो। न्यूट्रल में क्या होगा, इस पोजीशन में एफ नेट क्या है, ज़ीरो है, लेकिन टॉर्क ज़ीरो नहीं है, तो ये है भैया कौन सा इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, ये सारे इक्विलिब्रियम की बात समझ में आ गई। अब जरा यहाँ बात करते हैं, थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें, छोटी मगर मोटी बातें। ये भैया सिस्टम, एक क्यू है, एक यहाँ क्यू है। अब मैंने एक चार्ज लाया नया तीसरा, ये माइनस क्यू यहाँ रख दिया, क्यू नॉट यहाँ रख दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो कौन से में, स्टेबल में, अनस्टेबल में। तो देखो मालूम, इस चार्ज को जरा सा खींचूँ इसके पास को, जैसे छोड़ूंगा ये इसे वहाँ भगाएगा दूर, रिपल्सन होगा, ऐसे इसके पास लेके जाऊंगा इसे दूर भगाएगा, तो अल्टीमेटली मैं इसे छोड़ के रखूंगा तो स्प्रिंग की तरह हिलते हिलते ऐसे होगा ना ये। तो मैंने इसे यहाँ छोड़ा, यहाँ से छोड़ दिया, तो क्या होगा, हल्का सा वाइब्रेशन करेगा, ऐसे रुक जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब ये वही उसी पोजीशन पर आ गया जहाँ पे रियल में था, तो इसका मतलब इट इज़ ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल है यार, कहीं जा ही नहीं सकता ये। अच्छा ये बताओ, क्यू यहाँ रखा है माइनस क्यू, कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल। ये वाला ऐसे अपने पास खींचेगा ऐसे, ये वाला ऐसे अपने पास खींचेगा ऐसे, ये इसके पास लेके जाएंगे तो वो खींच लेगा, इसके पास लेके जाएंगे वो खींच लेगा, मतलब अल्टीमेटली यहीं रहना है, ये कहीं नहीं जाने वाला। कभी सोचो अनस्टेबल है, कहाँ जाएगा बताओ, ये इसके पास जाएगा तो ये खींच लेगा, ये जाएगा तो ये खींच लेगा, तो ये भी यहीं रहेगा, क्या है, स्टेबल ही रहेगा ये भी। अच्छा यहाँ बताओ, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और यहाँ रखा है क्यू नॉट। स्टेबल अनस्टेबल हमने रखा यहाँ छोड़ा, इसे चिपका लेगा, क्या वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, कभी भी नहीं आएगा, अनस्टेबल। सही है नहीं बात, आराम से यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अच्छा ये बताओ ज़रा, स्टेबल है या अनस्टेबल, ये क्यू और यहाँ पर रख दिया हमने एक क्यू नॉट परपेंडिकुलर जॉइनिंग लाइन पे, कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल। अरे बोलो टेल कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल। देखो पॉजिटिव चार्ज ये से धक्का देगा ऐसे, ये से धक्का देगा ऐसे, इन दोनों का नेट कहाँ निकलेगा, बीच में। तो मतलब क्या इस नेट को सपोर्ट करने वाला कोई नीचे को है, तो नेट इसे ऊपर ले जाएगा, मतलब अनस्टेबल हुआ ना ये, तो इसे अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, ये तो खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ, ऐसा लगता है ये हवाओं में है ना, इसे खुशी ज़्यादा मिल गई ना, तो ऐसा लगता है ये हवाओं में है, तो और ऊपर उड़ जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, ये क्यू, ये माइनस क्यू नॉट, बताओ स्टेबल अनस्टेबल, कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, बोलो। देखो ये इसे खींचेगा ऐसे, ये इसे खींचेगा ऐसे, दोनों का नेट बीच में, धड़ाम से नीचे गिरेगा, आसमान पे थूका ज़मीन पे आके गिरता है, तो ज़मीन पे आके गिरेगा, मतलब अनस्टेबल है अभी भी ये, वहाँ है नहीं ना ये, तो क्या होगा ये, अनस्टेबल। तो सारे के सारे एग्जाम्पल तुम्हारे समझ में आ गए, अनस्टेबल क्या है, स्टेबल क्या है ना। तो अब
मेरे कहने का मतलब है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को जिस तरह का आएगा कि कहाँ पे चार्ज को रखा जाए जिससे कि सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो देखो भैया क्वेश्चन करते हैं ज़रा, ये नोट कर लेना सब भैया। देखो है ना, अच्छी अच्छी बातें हैं ये, और अच्छी बातें कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, इन्हें नोट करते रहना चाहिए। वीडियो सारी आएगी भाई, देखो पूरे 12th का चैप्टर, 12th का पूरा कोर्स डालूंगा, ये गारंटी मेरी है पूरा। देखो भाई क्वेश्चन की बात करते हैं, शायद 11 होगा या 12 होगा, जो भी हो मुझे याद नहीं, देख लेना। इसमें लिखा है चार्ज है भाई, एक नहीं दो चार्ज सिस्टम है, एक चार्ज ये है Q, एक चार्ज ये है Q, सही है। ये 4Q है मान लो, ठीक है। दोनों एक दूसरे से L डिस्टेंस पर रखे हैं। हमसे कहा वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस्ड so that system is in equilibrium। थर्ड चार्ज को कहाँ रखना चाहिए जिससे सिस्टम कहाँ रहे, इक्विलिब्रियम में। तो हमें तो नहीं पता, तो सबसे पहली चीज़ मान लो, पहला स्टेप कि यहाँ से x दूरी पे वो चार्ज रखा है कहीं इस पॉइंट P पे, इस Q नोट को रख दिया, सही है। अब ये वाला इस पर कहाँ फोर्स लगाएगा, इस तरफ को मान लो F1 से, और ये वाला इसे रिपल करेगा ऐसे F2 से। अब FP पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, जब भी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो FP क्या होना चाहिए, 0 फॉर इक्विलिब्रियम। अब FP क्या है, ये F2 या F1, तो मतलब F2 दोनों अपोजिट है ना, F2 माइनस F1 इक्वल टू 0, या F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। F1 की वैल्यू क्या है, F1 किसकी वजह से है, इसकी और इसकी, तो K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, x, तो x स्क्वायर इक्वल टू F2 किसकी वजह से है, इसकी और इसकी, तो K 4Q Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे पूरा कैंसिल, K से K कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ स्क्वायर मत खोलने लगना, क्या ले लो, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट, तो 1 का तो 1, एक्स स्क्वायर का x, 4 का 2 और इसका L माइनस एक्स, वहाँ जाएगा तो L माइनस एक्स इक्वल टू 2x, या x जाएगा वहाँ तो L इक्वल टू 3x, या x की वैल्यू क्या हो जाएगी, L अपॉन 3। तो L अपॉन 3 दूरी पे, L/3 दूरी पे सिस्टम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। और दूसरे चार्ज से क्या होगा, सेकंड चार्ज से हो जाएगा L माइनस L/3 डिस्टेंस पर, मतलब 2L/3 डिस्टेंस पर, है ना। टोटल में से घटा दो, टोटल लेंथ में से, तो दूसरी निकल के आ जाती है। तो आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा हमें कैसे पता चला कि बीच में होगा कहीं इक्विलिब्रियम, बाहर भी तो हो सकता था। देखो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, किसी भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम वहाँ मिलेगा जहाँ पे दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो। अब यहाँ इस लाइन के बीच में कहीं भी चार्ज रख दो, ये वाला उस चार्ज को इधर भगाएगा, ये वाला इधर भगाएगा, क्योंकि दोनों आर पॉजिटिव इन नेचर, दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर के हैं, है ना। तो यहाँ अब तुम इस चार्ज को यहाँ रखते मान लो, तो ये वाला ऐसे दूर भगा था ऐसे, और ये वाला भी इससे दूर भगा था ऐसे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते, तो इट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता, तो उसकी वजह से हम यहाँ नहीं रख सकते। जब भी, अब देखो सिंपल एक रामबाण, मतलब यार एक रूल समझो कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा बीच में मिलेगा, और एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज निगेटिव है तो बाहर मिलेगा। अब देखते हैं भैया, निगेटिव पॉजिटिव वाला करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा वही सेम क्वेश्चन है, आपके पास कर क्या दिया, ये Q है और ये माइनस के 9Q है, और डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की, L है लेंथ। अब हमसे पूछा बताओ कहाँ पे रखे चार्ज को जिससे कि क्या हो, नेट फोर्स 0 हो। तो अब एक बार बताओ, तुम अगर बीच में रखोगे कहीं भी, मान लो तुम्हारे अकॉर्डिंग में बीच में रख दो कहीं भी, यहाँ से x डिस्टेंस पर भैया, कैसा x डिस्टेंस पर यहाँ रख दो, तो बताओ ये वाला क्या करेगा, रिपल करेगा ऐसे, और ये वाला भी इसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या इक्विलिब्रियम में है यार, दोनों फोर्सेज एक तरफ को लेके भाग रहे हैं, तो वहीं तो जाके चिपकेगा, ये इक्विलिब्रियम में तो है नहीं है। तो इसका मतलब अंदर तो कहीं मिलेगा नहीं पॉइंट हमें, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, बाहर मिलेगा, यहाँ या यहाँ। अब मिलेगा किस तरफ, स्मॉल चार्ज की तरफ, स्मॉल चार्ज की तरफ जहाँ चार्ज छोटा होगा वहाँ मिलेगा। अब ऐसा क्यों, छोटे वाले की तरफ ही क्यों सर, बड़े वाले की तरफ भी तो मिल सकता है। मान लो मैं यहाँ भी तो मान सकता हूँ पॉइंट पी, यहीं क्यों मान रहे हो आप, तुम यहाँ मान लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तुम यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा, मतलब जो लेंथ होगी ना वो इमेजिनरी आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड।
कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता वर्ड में, मतलब एक तो इमेजिनरी नंबर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे रियल नंबर मिलेगा तुम्हें यहाँ आकर के। तो हमने क्या किया स्मॉल की तरफ, तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P है जिस पर टेस्ट चार्ज Q0 रखा, तो ये वाला क्या काम करेगा, कितनी दूरी पर रखा, मान लो x दूरी पर रखा है। ये वाला ऐसे दूर भगाएगा ऐसे F1 से, और वो वाला ऐसे अट्रैक्ट करेगा ऐसे F2 से, दोनों अपोजिट हो गए, नहीं हो गए, तो F नेट 0 हो जाएगा। तो मतलब F P मस्ट भी क्या होना चाहिए 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखे हम, क्या लिखे F1 इक्वल टू क्या लिख दे F2 लिख दो। F1 ये रहा किस किस की वजह से, इसकी और इसकी वजह से। F1 किसकी, ये रहे इसके और इसके, पॉजिटिव है ना दोनों, रिपल करेंगे। तो K Q0 Q डिस्टेंस x² इक्वल टू F2 इसकी वजह से है, देखो निगेटिव नहीं लेना, K 9Q Q0 अपॉन डिस्टेंस कितनी L x, तो L प्लस x का होल स्क्वायर, Q0 K से K खत्म, क्या बचा 1 अपॉन x² इक्वल टू 9 अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई इन स्क्वायर रूट 1 अपॉन x² इक्वल टू 3 अपॉन L प्लस x, है ना। क्या करो L प्लस x स्क्वायर ख़त्म कर दो ना, स्क्वायर रूट ले लिया 3x, या L इक्वल टू 2x, या x इक्वल टू L/2। यह आंसर नहीं है, यहाँ से यहाँ तक तो L/2 और वहाँ से वहाँ तक L प्लस L/2, तो 3L/2। तो इतनी दूरी पर हमें क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए सारे के सारे, आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन जो थे बड़ी छटोर थी, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस तुम्हें लगानी है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, राजा बनना है तो राजा की तरह लड़ना पड़ेगा, राजा की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ।